मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे ब्रीथिंग के बारे में। ब्रीथिंग क्या होता है? सांस लेना। वी कैन लिव विदाउट फूड एंड वाटर फॉर मैनी डेज। हम खाना खाए बिना, पानी पिए बिना कई दिनों तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन हम एयर के बिना फ्यू मिनट्स भी जीवित नहीं रह सकते। बिकॉज एयर इज़ नेसेसरी फॉर ब्रीथिंग। सांस लेने के लिए एयर जरूरी है। और ब्रीथिंग के दौरान क्या होता है? वी टेक एयर इनटू आवर लंग्स। हम एयर को हमारे लंग्स के अंदर लेकर जाते हैं। किसके द्वारा? थ्रू नोज। नोज के द्वारा सांस को हम लंग्स तक पहुंचाते हैं एंड देन एक्सपेल इट। द ऑर्डिनरी एयर विच टेक इनटू द लंग्स इज रिच इन ऑक्सीजन। जो हम एयर अंदर ले रहे हैं लंग्स के, वो किस में रिच होती है? ऑक्सीजन में रिच होती है, यानी उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होती है। और जो हम सांस बाहर निकालते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है। अब ब्रीथिंग होती क्या है फिर? ब्रीथिंग इज द प्रोसेस बाय विच एयर रिच इन ऑक्सीजन इज टेकन इनसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी। ब्रीथिंग ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर जो एयर रिच इन ऑक्सीजन होती है उसे हमारी बॉडी के अंदर ले जाया जाता है, और जो एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे हमारी बॉडी से एक्सपेल कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में, डिफरेंट प्राणियों में, जीवों में अलग अलग तरह के ऑर्गन्स होते हैं ब्रीथिंग के लिए। जैसे कि ह्यूमन बींग्स में लंग्स होते हैं, है ना। और उसी तरह जैसे कि फ्रॉग होता है, अगर लैंड पर होता है तो लंग्स के थ्रू ब्रीथ करता है, पानी में होता है तो मॉइस्ट स्किन के थ्रू ब्रीथिंग करता है। फिशेस होती हैं वो किसके थ्रू ब्रीथ करती हैं? गिल्स के थ्रू। तो हर ऑर्गेनिज्म में ब्रीथिंग के लिए अलग अलग तरह के ऑर्गन्स होते हैं। द टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन, एयर रिच इन ऑक्सीजन को टेक इन करना यानी अंदर लेना इनटू द बॉडी ड्यूरिंग ब्रीथिंग इज कॉल्ड इनहेलेशन। एयर को अंदर लेना विच इज़ रिच इन ऑक्सीजन, जो किस में रिच है? ऑक्सीजन में रिच है, उस एयर को अंदर लेना इनहेलेशन। और रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड एयर, जो कार्बन डाइऑक्साइड में रिच है जो एयर, उसे बाहर निकालना, उसे हमारी बॉडी से एक्सपेल करना, गिव आउट करना, उसको बोलते हैं एक्सहेलेशन। और इनहेलेशन और एक्सहेलेशन जब रेगुलरली टेक प्लेस होता है, यानी रेगुलरली जब ये होने लगता है तो उसे बोलते हैं ब्रीथिंग, सांस लेना। ए ब्रीथ मीन्स 1 इनहेलेशन प्लस 1 एक्सहेलेशन। एक सांस का मतलब होता है एक बार सांस अंदर लेना फिर एक बार सांस बाहर निकालना, तो वो एक ब्रीथ है, एक सांस है। वी नो दैट एयर कंटेन्स ऑक्सीजन। हमें पता है एयर के अंदर ऑक्सीजन होती है। सो व्हेन वी ब्रीथ इन एयर, जब हम एयर को अंदर लेते हैं, इट इज़ एक्चुअली द ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट इन एयर विच इज़ यूटिलाइज्ड बाय आवर बॉडी। जो हम एयर को अंदर ले रहे होते हैं, हमें क्या चाहिए होती है? एक्चुअली द ऑक्सीजन गैस। जो एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन गैस है वो हमारी बॉडी यूटिलाइज करती है, उसका यूज़ करती है। जो एयर में ऑक्सीजन गैस है, क्या करती है वो? जब हम एयर को ब्रीथ इन करते हैं, सांस के द्वारा अंदर लेते हैं, तो जो ऑक्सीजन होती है उस ऑक्सीजन की सप्लाई की जाती है टू द सेल्स ऑफ अवर बॉडी। बॉडी के सभी सेल्स तक उस ऑक्सीजन की सप्लाई की जाती है, ताकि जो फूड है, फूड के पार्टिकल्स वो ब्रेक डाउन हो सके और एनर्जी रिलीज हो सके, ठीक है। और जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो क्या बाहर निकालते हैं? वेस्ट प्रोडक्ट, जो कि क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड को हम सांस के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। वी नॉर्मली ब्रीथ एयर थ्रू आवर नोज। हम किसके थ्रू सांस लेते हैं? नॉर्मली नाक के थ्रू लेते हैं, नोज के थ्रू। नाउ इफ़ वी क्लोज आवर नोस्ट्रिल्स, अगर हम हमारी नोस्ट्रिल्स को बंद कर ले एंड माउथ टाइटली, और मुंह को भी बंद कर ले, तो हम क्या? सफोकेशन होने लगेगी ना, दम घुटने लगेगा, अनईजी फील होगा, और हम अपनी सांस को ज़्यादा देर तक होल्ड करके नहीं रख पाएंगे। इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारी जो सर्वाइवल है, जीवन है, उसके लिए एयर कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए हम फ्यू मिनट्स तक जीवित नहीं रह सकते एयर के बिना। एंड व्हेन वी रिलीज द ब्रीथ आफ्टर होल्डिंग इट फॉर सम टाइम, वी हैव टू ब्रीथ डीपली। जब हम सांस रोक के और फिर सांस लेना स्टार्ट करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं? हमें गहरी सांस लेनी पड़ती है, ताकि जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की सप्लाई है हमारी बॉडी में हो सके, ताकि जो इतने टाइम तक ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हुई है, जब हमने सांस होल्ड करके रखी थी, तो वो ऑक्सीजन की सप्लाई अंदर हो सके। ब्रीथिंग इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। ब्रीथिंग एक ऐसी कॉन्टीन्यूस प्रोसेस होती है विच गोज़ ऑन ऑल द टाइम, जो हर टाइम चलती रहती है। हमारी जब तक लाइफ है ना, तब तक ये सांसें चलती रहती हैं।
और एनिमल्स में भी चलती हैं, प्लांट्स में भी ब्रीथिंग होती है। द माउंटेनियर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर, माउंटेनियर्स यानी जो पहाड़ी इलाकों पे चढ़ाई करने वाले होते हैं ना, पहाड़ों पे जाने वाले, वो अपने साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर कैरी करते हैं, क्योंकि हाइट, जैसे जैसे हम एल्टीट्यूड पे जाते हैं ना, हाइट वाले इलाके में जाते हैं, तो वहाँ पर ऑक्सीजन कम होती जाती है, तो ऑक्सीजन चाहिए, तो फिर वहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई कम है, थिन एयर है, तो वो अपने साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर कैरी करके रखते हैं। बिकॉज द अमाउंट ऑफ एयर अवेलेबल टू अ पर्सन फॉर ब्रीथिंग एट हाई एल्टीट्यूड इज मच लेस देन द अवेलेबल ऑन द ग्राउंड, जितनी हमें ग्राउंड पर अवेलेबल होती है ना, उसके मुकाबले जो हाइट पर ऑक्सीजन है वो कम है, यहाँ पर कम है और यहाँ ज़्यादा है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के सिलेंडर लेके जाए जाते हैं, जो माउंटेनियर्स होते हैं ना वो ऑक्सीजन के सिलेंडर लेके जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है, थिन एयर होती है यहाँ पर। अब हम पढ़ते हैं कि ब्रीथिंग रेट क्या होता है। ब्रीथिंग का मतलब क्या होता है, देखो एक ब्रीथ का मतलब, ए ब्रीथ मीन्स 1 इनहेलेशन प्लस 1 एक्सहेलेशन, एक सांस का मतलब 1 इनहेलेशन 1 एक्सहेलेशन। तो ये ब्रीथिंग रेट क्या होता है, तो ब्रीथिंग रेट होता है द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ अ पर्सन ब्रीथ्स इन 1 मिनट, 1 मिनट में जो इंसान कितनी बार सांस ले रहा है उसे बोलते हैं ब्रीथिंग रेट। 1 मिनट में आप कितनी बार सांस ले रहे हो, 15 बार, 16 बार, 17 बार, वो होता है ब्रीथिंग रेट, ठीक है। तो एवरेज ब्रीथिंग रेट होता है ना, एवरेज, हर किसी का नहीं, एवरेज बोल रहे हैं, जो एवरेज ब्रीथिंग रेट है एडल्ट ह्यूमन बींग्स में, ठीक है, युवा ह्यूमन बींग्स जो होते हैं उनमें जो एवरेज ब्रीथिंग रेट होता है वो 15 to 18 टाइम्स पर मिनट होता है, यानी वो 1 मिनट में लगभग 15 से 18 बार सांस लेते हैं। वुमेन होती हैं वो स्लाइटली फास्टर सांस लेती हैं, वुमेन ब्रीथ स्लाइटली फास्टर देन मैन, विमेन जो होती हैं वो मैन के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा फास्टली सांस लेती हैं। ब्रीथिंग रेट ऑफ अ पर्सन इज़ नॉट कांस्टेंट ऑलवेज, ऐसा नहीं है कि एक बार उस मिनट ने एक बार अगर किसी इंसान ने 1 मिनट में 15 से 18 बार ही सांस ली है तो वो अगले मिनट भी ऐसा ही करेगा, ऐसा नहीं होता, कांस्टेंट नहीं होती है, वेरी करती रहती है, चेंज होती रहती है। द ब्रीथिंग रेट ऑफ अ पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ब्रीथिंग रेट चेंज होता रहता है। अगर हमारी बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, लेट सपोज हम कोई फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगी, तो ब्रीथिंग रेट फास्ट हो जाता है। अगर हम रेस्ट कर रहे हैं, सो रहे हैं, तो ब्रीथिंग रेट स्लो हो जाता है फिर, ठीक है। द ब्रीथिंग रेट ऑफ अ पर्सन इंक्रीजेज विद द इंक्रीज्ड फिजिकल एक्टिविटी लाइक एक्सरसाइज, रनिंग, वेट लिफ्टिंग। जब हम कोई एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, तो उसके हिसाब से ब्रीथिंग रेट इंक्रीज हो जाता है। और जब हम सोते हैं तो हमारी जो बॉडी होती है उसमें ऑक्सीजन की डिमांड होती है वो कम हो जाती है, तो ऑक्सीजन की सप्लाई कम करते हैं ना, तो इसलिए हमारा ब्रीथिंग रेट भी कम हो जाता है। व्हेन द ब्रीथिंग रेट इंक्रीजेज, जब ब्रीथिंग रेट इंक्रीज हो जाता है, लेट सपोज हम कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ब्रीथिंग रेट इंक्रीज हो जाता है, सांस लेने की जो दर होती है वो इंक्रीज हो जाती है। ग्रेटर द अमाउंट ऑफ एयर गोज इनटू द लंग्स, जब एक्सरसाइज करते हैं तो सांस जल्दी जल्दी लेते हैं तो हमारे लंग्स में ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंचती है, एयर ज़्यादा पहुंचती है। विद मोर एयर गोइंग इनटू द लंग्स ब्लड कैन एब्जॉर्ब ऑक्सीजन एट द फास्टेस्ट रेट, अगर ज़्यादा एयर जाएगी हमारे लंग्स में तो ब्लड भी उसे फास्टर रेट से एब्जॉर्ब करेगा, फटाफट एब्जॉर्ब करेगा। फॉर प्रोड्यूसिंग मोर एनर्जी, ताकि और ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो सके। तो देखो ब्लड सेल एब्जॉर्ब करते हैं, तो ब्लड सेल में एयर पहुंचेगी, ऑक्सीजन वो उसके साथ हो जाएगी, एब्जॉर्ब कर लेंगे ये, तो इनमें एनर्जी प्रोड्यूस होगी, क्योंकि सेल्स में फूड के पार्टिकल्स ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर होते हैं, तो वो ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा ऑक्सीजन की वजह से, तो फिर एनर्जी रिलीज़ होगी, ठीक है। तो ये फटाफट एब्जॉर्ब क्यों करते हैं ऑक्सीजन को, ताकि एनर्जी और ज़्यादा प्रोड्यूस हो सके, ताकि हम हैवी फिजिकल एक्सरसाइज को कर सकें। ड्यूरिंग हैवी फिजिकल एक्सरसाइज द ब्रीथिंग रेट ऑफ एन अडल्ट ह्यूमन कैन इंक्रीज अप टू 25 पर मिनट। जब हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं ना तो हमारा ब्रीथिंग रेट अप टू 25 पर मिनट तक भी जा सकता है, यानी 1 मिनट में लगभग 25 बार सांस ली जा सकती है अगर कोई फिजिकल एक्सरसाइज कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ अ पर्सन रन्स एट डिस्टेंस, अगर कोई पर्सन भाग रहा है, दौड़ रहा है, हिज ब्रीथिंग रेट इंक्रीज, तो उसके सांस लेने की जो दर है वो इंक्रीज कर जाएगी। रनिंग मेक्स अ पर्सन ब्रीथ फास्टर बिकॉज ऑफ द फास्टर ब्रीथिंग रेट सप्लाई मोर
ऑक्सीजन टू द बॉडी सेल, क्योंकि फास्टर ब्रीथिंग रेट के कारण बॉडी के सेल में और ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगी, जिससे क्या होगा कि फूड के पार्टिकल्स ब्रेक डाउन होंगे और इससे और एनर्जी रिलीज़ होगी, ताकि हम और तेज़ भाग पाएँ। भागने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए ना, तो ऑक्सीजन फटाफट अंदर जाती है, सांस की रेट इंक्रीज़ हो जाती है, ब्रीथिंग रेट इंक्रीज़ हो जाती है, अंदर और ज़्यादा ऑक्सीजन जाती है, फूड के पार्टिकल ज़्यादा ब्रेक होते हैं और एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ होती है। व्हेन वी रन और डू सम अदर फिजिकल एक्सरसाइज, नॉट ओनली डू वी ब्रीथ फास्टर, वी ऑल्सो टेक डीप ब्रीथ। जब हम भागते हैं या कुछ और एक्सरसाइज करते हैं तो हम केवल जल्दी जल्दी सांस ही नहीं लेते, हम गहरी सांस लेते हैं, डीप ब्रीथ करते हैं, ताकि जो एयर है वो और ज़्यादा इनहेल हो, अंदर और जाए, ज़्यादा जाए, फॉर द स्पीडी रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम द फूड, ताकि फूड से और ज़्यादा जल्दी से एनर्जी निकले। दिस इज़ अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट एन एथलीट ब्रीथ्स फास्टर एंड डीपर देन यूजुअल इवन आफ्टर फिनिशिंग अ रेस। जब रेस फिनिश कर लेता है ना, तो वो फास्ट ब्रीथिंग करता है, जल्दी जल्दी सांस लेने लगता है और डीप ब्रीथिंग करता है, गहरी सांस लेता है, क्योंकि रेस के टाइम उसकी लेग मसल्स ने एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोड्यूस की होगी बाय एनारोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि उस टाइम ऑक्सीजन की सप्लाई इतनी नहीं हो पा रही होगी उसकी बॉडी में, क्योंकि वो उसको बहुत जल्दी भागना है, तो वो जो ऑक्सीजन की सप्लाई है उसकी बॉडी में सफिशिएंट नहीं थी, तो उसकी लेग मसल ने क्या किया होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन किया होगा, ताकि और एनर्जी प्रोड्यूस हो सके। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन के कारण क्या होता है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है ना। अगर लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो गया मसल्स में तो क्रैम्प्स हो जाएंगे। तो इसी क्रैम्प्स को रोकने के लिए जो एथलीट होते हैं वो जल्दी जल्दी सांस लेते हैं और डीप ब्रीथिंग करते हैं, ताकि हमारी बॉडी के अंदर फटाफट ऑक्सीजन वापस दी जा सके, ताकि इट कुड नॉट गिव अर्लियर एट द टाइम ऑफ रनिंग। जो भागते टाइम, दौड़ते टाइम जो ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पा रही थी, अब वो ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी हो जाए, क्योंकि अगर ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी ना हुई तो हमारी मसल्स में क्रैम्प्स भी हो सकते हैं। वेन एवर अ पर्सन नीड्स एक्स्ट्रा एनर्जी, जब किसी पर्सन को एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत होती है, ही ब्रीथ फास्टर देन यूजुअल, तो वो जल्दी जल्दी सांस लेने लगता है, जैसे कि वो नॉर्मली लेता था ना, उससे जल्दी जल्दी सांस लेने लगता है। इसके कारण क्या होता है, हमारे बॉडी सेल्स में ऑक्सीजन की सप्लाई फास्टर रेट से होने लगती है। द फास्टर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड, ड्यू टू विच मोर एनर्जी इज रिलीज रैपिडली। फास्टली ब्रीथ करने से क्या होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई ब्लड सेल्स में जाएगी, जिसके कारण और ज़्यादा फूड के पार्टिकल्स का ब्रेक डाउन होगा और एनर्जी रिलीज़ होगी। और हमें भूख क्यों लगती है जब हम कोई फिज़िकल एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद में हमें भूख क्यों लगती है, क्योंकि फिज़िकल एक्सरसाइज करते टाइम हमने जल्दी जल्दी सांस ली, जिसके कारण फूड के पार्टिकल्स जल्दी ब्रेक हुए, तो वो फूड सारा ब्रेक हो जाता है एट द टाइम ऑफ डूइंग फिज़िकल एक्सरसाइज। तो फिर बाद में फूड के पार्टिकल्स बचते नहीं हैं ब्लड सेल्स में, जिसके कारण क्या होता है कि हमें भूख लगने लगती है। अनदर पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट ब्रीथिंग रेट इन चिल्ड्रन इज़ हाइयर देन दैट ऑफ अडल्ट्स। बच्चों में ब्रीथिंग रेट होता है वो हाइयर होता है देन दैट ऑफ अडल्ट्स। चिल्ड्रन ब्रीथ अबाउट 20 to 30 टाइम्स पर मिनट। एक मिनट में 20 से 30 बार सांस लेते हैं बच्चे। अब हम पढ़ते हैं हाउ डू वी ब्रीथ, कि हम सांस कैसे लेते हैं। इसका भी एक मैकेनिज़्म होता है सांस लेने का। कैसे सांस ली जाती है, देखो, द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग टेक्स प्लेस इन आवर लंग्स। हमारे लंग्स में होती है जो ब्रीथिंग की प्रोसेस होती है, वो हमारे लंग्स में होती है। लंग्स किससे कनेक्टेड होते हैं, नोस्ट्रिल से कनेक्टेड होते हैं। जो हमारे नाक के जो होल्स होते हैं ना, उन्हें नोस्ट्रिल्स बोला जाता है। तो लंग्स हमारे नोस्ट्रिल से कनेक्ट होते हैं। कैसे कनेक्ट होते हैं, नेज़ल पासेस से और विंड पाइप से कनेक्टेड होते हैं। तो नोस्ट्रिल से जब हम सांस लेते हैं तो वो नेज़ल पासेस से पास होती है, विंड पाइप में जाती है और फिर लंग्स तक पहुंचती है। आवर 2 लंग्स, हमारे 2 लंग्स होते हैं, हैंग इन अ एयर टाइट स्पेस इन आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी के एयर टाइट स्पेस में होते हैं, जिसे चेस्ट कैविटी बोला जाता है। अब जो चेस्ट कैविटी के साइड में क्या होता है, एक स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स होता है, जिसे क्या बोलते हैं, रिब केज बोलते हैं। क्योंकि लंग्स हमारे काफ़ी ज़्यादा डेलिकेट ऑर्गन्स होते हैं, तो ये जो बोनी स्ट्रक्चर होता है ना, रिब केज, ये हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करके रखता है। अब इनके नीचे क्या होता है, एक शीट ऑफ मसल होती है जिसे डायफ्राम बोला जाता है। ठीक है, शीट ऑफ मसल होती है, कर्व्ड शीट ऑफ मसल होती है।
चेस्ट कैविटी के नीचे के साइड, इसे बोलते हैं डायफ्राम। तो ब्रीथिंग में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ रिब केज भी होती है, जो हड्डियों का ढांचा होता है ना वो भी मूव करता है, और डायफ्राम की मूवमेंट से ही ब्रीथिंग की जा सकती है। तो देखो क्या होता है ब्रीथिंग इन के टाइम, यानी सांस अंदर लेते टाइम क्या होता है, जब हम अपनी सांस को अंदर लेते हैं नोस्ट्रिल्स के थ्रू, तो वो नेजल पासेस से पास करती है, फिर कहाँ जाती है, विंड पाइप में जाती है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि ये जो रिब केज होता है, ये हड्डियों का ढांचा होता है, ये थोड़ा अपवर्ड यानी ऊपर की तरफ और थोड़ा बाहर की तरफ मूव करता है। जब आप सांस अंदर लेके देखोगे तो देखना आपका रिब केज थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा बाहर की तरफ मूव करेगा, यानी अपवर्ड एंड आउटवर्ड मूव करता है। और ये जो डायफ्राम होता है, देखो सांस आपने अंदर लेनी है तो आपको स्पेस ज़्यादा चाहिए ना अपनी चेस्ट कैविटी के अंदर, क्योंकि सांस अभी एयर अंदर जाएगी तो आपको स्पेस ज़्यादा करना पड़ेगा। तो ये ऊपर और बाहर की साइड होकर इसने तो अपना स्पेस ज़्यादा कर दिया। अब ये डायफ्राम कैसे स्पेस ज़्यादा करेगा, थोड़ा नीचे हो जाएगा तो ये स्पेस ज़्यादा हो जाएगा ना। तो जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हमारा रिब केज थोड़ा ऊपर और बाहर की साइड हो जाता है और डायफ्राम नीचे की साइड मूव करता है। इसके कारण हमारी चेस्ट कैविटी के अंदर स्पेस ज़्यादा हो जाता है और सांस अंदर जा सकती है, ठीक है। एज द चेस्ट कैविटी बिकम लार्ज, तो इस कारण ये चेस्ट कैविटी क्या होती है, लार्ज हो जाती है रिब केज के अपवर्ड और आउटवर्ड मूवमेंट के कारण और डायफ्राम के डाउनवर्ड मूवमेंट के कारण चेस्ट कैविटी लार्ज हो जाती है। एयर इज सक्ड इन फ्रॉम आउटसाइड इनटू द लंग्स, तो एयर को सक किया जाता है बाहर से लंग्स में। द लंग्स गेट फिल्ड अप विद एयर एंड एक्सपेंड, जब हम सांस अंदर लेते हैं ना तो लंग्स क्या होते हैं, एयर से फिल्ड अप हो जाते हैं, भर जाते हैं और एक्सपेंड हो जाते हैं। तो ये आपको दिखाया गया है कि ब्रीथिंग इन के टाइम चेस्ट कैविटी बिगर हो जाती है, लार्ज हो जाती है, क्योंकि रिब केज अपवर्ड और आउटवर्ड मूव करते हैं और डायफ्राम डाउनवर्ड हो जाता है, ठीक है। तो ब्रीथिंग आउट के टाइम क्या होता है, जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो व्हेन वी ब्रीथ आउट इवन देन टू थिंग्स हैपन एट द सेम टाइम, उसी टाइम दो चीज़ें होती हैं। द मसल्स बिटवीन द रिब्स रिलैक्स, जो मसल्स होती हैं रिब्स के बीच में वो रिलैक्स हो जाती हैं, जिसके कारण रिब केज क्या होता है, डाउनवर्ड, पहले तो देखो अपवर्ड मूव किया ना, अब डाउनवर्ड मूव करेगा और इनवर्ड मूव करता है, नीचे की तरफ भी मूव कर जाता है। और डायफ्राम रिलैक्स हो जाता है, इसकी ये जो कर्व्ड शेप होती है ना पहले वैसी हो जाती है। इसके कारण क्या होता है, अंदर का जो स्पेस होता है वो कम होता है, तो जो अंदर की एयर होती है ना वो फटाफट ऐसे बाहर निकल जाती है, ठीक है। एज ए चेस्ट कैविटी बिकम स्मॉलर, इसके डाउनवर्ड और इनवर्ड मूव करने के कारण रिब केज के और डायफ्राम के फिर से अपवर्ड मूव करने के कारण चेस्ट कैविटी के अंदर स्पेस कम हो गया, तो एयर जो होती है इसके अंदर लंग्स में वो बाहर की तरफ पुश की जाती है लंग्स से। द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन ऑफ एयर एंड ब्रीथिंग आउट गोज ऑन कॉन्टीन्यूसली ऑल द डे, ये जो सांस अंदर लेना बाहर लेना, ये जो प्रोसेस है पूरा दिन रात चलती रहती है। द ब्रीथिंग मूवमेंट्स इन आवर बॉडी कैन बी फेल्ट ईजीली एज फॉलो, इसको फील कैसे किया जाता है, आप अपने चेस्ट के मिडल में एक हाथ रखो और एक हाथ अपना एब्डोमेन पे रखो, पेट पर रखो। टेक अ फ्यू डीप ब्रीथ, कुछ आप गहरी सांसें लो एंड रिलीज देम, फिर उन्हें बाहर छोड़ दो। वी कैन फील अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ आवर चेस्ट एंड एब्डोमेन कॉज्ड बाय ब्रीथिंग इन एंड ब्रीथिंग आउट ऑफ एयर, आपको जो अपने चेस्ट और एब्डोमेन पर कुछ अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट यानी ऊपर नीचे आपको मूवमेंट फील होंगी चेस्ट पर और एब्डोमेन पर, इससे हमें पता क्या चलता है कि सांसें चल रही हैं। और आप केयरफुली ऑब्जर्व करो तो सभी एनिमल्स में भी ऐसा होता है, उनका एब्डोमेन मूव करता रहता है ना, पेट मूव करता है। तो काऊ, डॉग्स, कैट जब ये सो रहे होते हैं तो इनका भी एब्डोमेन मूव कर रहा होता है, इसके कारण क्या पता चलता है कि इनमें सांसें चल रही हैं। तो हमने पढ़ा द साइज ऑफ आवर चेस्ट इंक्रीजिंग ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन ऑफ एयर, जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हमारी चेस्ट का जो साइज़ होता है वो इंक्रीज़ कर जाता है। डिफरेंट पीपल कैन एक्सपेंड दियर चेस्ट बाय डिफरेंट अमाउंट्स, डिफरेंट पीपल अपने डिफरेंट अमाउंट में चेस्ट को एक्सपेंड करते हैं, कोई कम एक्सपेंड करता है, कोई ज़्यादा एक्सपेंड करता है, ठीक है। तो इसको मेज़र कैसे किया जाता है कि किसी की चेस्ट कितना एक्सपेंड कर रही है। फर्स्ट मेज़र द साइज ऑफ चेस्ट विद मेजरिंग टेप वाइल होल्डिंग द ब्रीथ, आप सांस अंदर लो और फिर सांस अंदर रोककर और चेस्ट का साइज़ मेज़र कर लो मेजरिंग टेप से, सांस अंदर ली फिर उस सांस को बाहर निकालो, ठीक है।
देन टेक अ वेरी डीप ब्रीथ, होल्ड द ब्रीथ फॉर अ वाइल एंड मेजर द साइज ऑफ चेस्ट इन दिस एक्सपेंडेड पोजीशन। इस एक्सपेंडेड पोजीशन में फिर आप मेजरिंग टेप से अपनी चेस्ट का साइज़ मेज़र करो, तो जो रीडिंग्स आएंगी ना मेजरिंग टेप पर, एक तो पहले वाली रीडिंग और एक अब वाली रीडिंग, उनका डिफरेंस लेना है आपने, तो वो उससे पता चल जाता है कि आपकी जो चेस्ट है वो कितना एक्सपेंड हो सकती है। इससे हमें मैक्सिमम एक्सपेंशन इन द साइज ऑफ आवर चेस्ट का पता चल जाता है। नाउ वी रीड व्हाट हैपन्स टू द एयर विच वी ब्रीथ ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। जब हम रेस्पिरेशन के दौरान जब हम सांस लेते हैं तो उस एयर का क्या होता है? द एयर विच वी ब्रीथ इन फ्रॉम द एटमोसफियर इज़ कॉल्ड इनहेल्ड एयर। जो हम एटमोसफियर की एयर को अंदर लेते हैं ना सांस के द्वारा, उसे बोलते हैं इनहेल्ड एयर। और जब हम बाहर निकाल देते हैं फ्रॉम आवर लंग्स थ्रू नोज़ और माउथ, नाक के द्वारा या मुंह के द्वारा लंग्स से जो एयर होती है वो जो हम बाहर निकालते हैं उसे बोलते हैं एक्सहेल्ड एयर। जो अंदर लेते हैं वो इनहेल्ड एयर और जो बाहर निकालते हैं उसे एक्सहेल्ड एयर। अब हमें पता है कि एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, मिक्सचर है गैसेस का, उसमें नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, वाटर वेपर भी है, ठीक है। अब जो हम सांस अंदर लेते हैं ना, तो वो भी क्या होती है? मिक्सचर ऑफ गैसेस ही होती है, और जो हम बाहर निकालते हैं वो भी मिक्सचर ऑफ गैसेस ही है। लेकिन फ़र्क क्या होता है कि इनहेल्ड एयर और एक्सहेल्ड में एक फ़र्क होता है। क्या? कि उनमें डिफरेंट प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। जो हम सांस अंदर लेते हैं उसमें ऑक्सीजन रिच होती है, ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, लेकिन जब हम बाहर निकालते हैं ना उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिच होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। अब देखो हम ऑक्सीजन के केस के बारे में पढ़ते हैं। जो एयर हम अंदर लेते हैं सांस के द्वारा उसमें ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन ज़्यादा होता है, हिस्सा ज़्यादा होता है, लेकिन क्या होता है कि सम ऑफ द ऑक्सीजन ऑफ इनहेल्ड एयर इज़ यूज्ड अप इन ब्रेकिंग डाउन ग्लूकोज फूड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो जो हमने सांस के द्वारा एयर अंदर ली उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है ना, तो कुछ ऑक्सीजन का यूज़ तो हम क्या कर लेते हैं रेस्पिरेशन के लिए, फूड की फॉर्म में जो ग्लूकोज है हमारे सेल्स में उसको ब्रेक डाउन करने में उस ऑक्सीजन का यूज़ कर लेते हैं। तो जो एक्सहेल्ड एयर बाहर निकलती है तो फिर क्या होता है, उसमें ऑक्सीजन का जो प्रोपोर्शन होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन का यूज़ हमने कर लिया, ठीक है। तो उसमें जो हम बाहर निकालेंगे उसमें ऑक्सीजन कम हो जाएगी। तो एक्सहेल्ड एयर कंटेन्स लेस ऑक्सीजन देन इनहेल्ड एयर। इनहेल्ड एयर में हमने ज़्यादा ऑक्सीजन ली लेकिन उसका यूज़ कर लिया हमने रेस्पिरेशन में, तो एक्सहेल्ड एयर में कम ऑक्सीजन है। द केस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या होता है, जो सांस के द्वारा हम एयर अंदर लेते हैं उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड कम है, लेकिन रेस्पिरेशन के दौरान हमने ऑक्सीजन का तो यूज़ कर लिया, यानी ऑक्सीजन तो कम हो गई। अब रेस्पिरेशन की प्रोसेस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड भी तो निकलती है ना, तो यानी हम सांस के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकालेंगे, लेकिन ऑक्सीजन का तो यूज़ कर लिया, तो ऑक्सीजन तो कम बाहर निकलेगी, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड अब की बार ज़्यादा बाहर निकलेगी, क्योंकि रेस्पिरेशन जो प्रोसेस हुई है उसमें भी तो वेस्ट प्रोडक्ट निकला ही है कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी तो साथ में बाहर जाएगा, ठीक है। तो एक्सहेल्ड एयर में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है, जबकि इनहेल्ड एयर में ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, ठीक है। ये एक दूसरे के वाइस वर्सा हैं। अब वाटर वेपर के साथ क्या होता है, अब हम जो एयर अंदर लेते हैं उनमें बहुत कम वाटर वेपर होता है, लेकिन जब हम रेस्पिरेशन करते हैं ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन के द्वारा, किस में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी, एनर्जी यूज़ कर ली, कार्बन डाइऑक्साइड सांस के द्वारा बाहर निकाल दी। वाटर वेपर के साथ क्या होता है, वाटर भी तो प्रोड्यूस होता है ना रेस्पिरेशन के दौरान, तो एक्सहेल्ड एयर से वो वाटर वेपर्स की फॉर्म में भी वाटर निकलता है, जो रेस्पिरेशन से वेस्ट प्रोडक्ट निकला वाटर, वो वाटर वेपर्स की फॉर्म में एक्सहेल्ड एयर से बाहर निकलता है। तो एक्सहेल्ड एयर में लॉट ऑफ मोर वाटर वेपर भी होते हैं। जो सांस हमने ली उसमें इतने वाटर वेपर नहीं थे, लेकिन अंदर जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस हुई है उसमें वेस्ट प्रोडक्ट निकला है वाटर, तो वाटर वेपर की फॉर्म में वो भी हमारी सांस की तरफ बाहर निकलता है। तो एक्सहेल्ड एयर में लॉट ऑफ मोर वेपर देन इनहेल्ड एयर, एक्सहेल्ड एयर में ज़्यादा वाटर वेपर होते हैं एज़ कम्पेयर टू इनहेल्ड एयर। तो अबव डिस्कशन से हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि हम ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए, एनर्जी रिलीज़ होती है उस प्रोसेस में,
तो जो हम सांस के द्वारा ऑक्सीजन अंदर लेते हैं उसमें से कुछ का हम यूज़ कर लेते हैं और जो थोड़ी बहुत बचती है वो बाहर निकाल देते हैं। लेकिन जो रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड निकली वो भी सांस के द्वारा हमारे अंदर जाती है। तो इनहेल्ड एयर में क्या होता है, जो सांस हमारे अंदर जा रही है उसमें मोर ऑक्सीजन बट लेस कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन जो बाहर निकलती है उसमें लेस ऑक्सीजन और मोर कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ऐसी वाटर वेपर, जो हम सांस अंदर लेते हैं तो कम वाटर वेपर होते हैं, लेकिन जो बाहर निकालते हैं वो ज़्यादा वाटर वेपर होते हैं, क्योंकि रेस्पिरेशन में भी वाटर बनता है, तो वो वाटर वेपर्स की फॉर्म में एक्सहेल्ड एयर से बाहर भी निकल जाता है। अब आपको कैसे पता कि एक्सहेलेशन में वाटर वेपर्स भी निकलते हैं? जब आप किसी मिरर सरफेस के पास जाकर अपनी सांस को एक्सपेल करोगे ना, उसे बाहर छोड़ोगे मिरर सरफेस के पास जाकर, तो मिरर पे आप देखोगे कि कुछ वाटर वेपर कंडेंस हो जाता है, वहाँ पर कुछ पैचेस पड़ जाते हैं। तो वो क्या होता है कि वाटर वेपर जो आपकी सांस के द्वारा निकल रहे हैं ना, वो मिरर की सरफेस पे कंडेंस हो गए हैं, वाटर लिक्विड में कन्वर्ट हो गए हैं, टीनी ड्रॉपलेट्स बन गई हैं वाटर की। इससे हमें पता चला कि जो सांस हमने अंदर ली है उसमें क्या है, वाटर के वेपर्स हैं, क्योंकि मिरर की सरफेस के ऊपर पैचेस पड़ जाते हैं। ठीक है।